हमास और इजराइल की जंग का आज 15वां दिन है और इन 15वें दिन में अभी तक बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है। इजराइल ने जो कार्रवाई की है हमले के बाद, यानी 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसके ऊपर, उसके बाद जो उसने कार्रवाई की उसमें उसने अब तक इतना ज़्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल किया है जितना अमेरिका ने 20 साल में अफ़गानिस्तान में नहीं किया था, इराक की जंग में नहीं किया था। 6000 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए गए और गोले अनगिनत हैं। 26,000 गोलों की हमने बताया था एक रिपोर्ट में कुल उसके पास मौजूद थे, जो तकरीबन इस्तेमाल हो चुके हैं और अब उसको अमेरिका से हथियार मांगने पड़ रहे हैं। हथियार उसने जैसे ही ये हमला हुआ था उसके 2-3 दिन के बाद ही अमेरिका से हथियारों की डिमांड कर दी थी। अब जिस इजराइल को लेकर के पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ था कि वो बहुत ताकतवर है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है या जो उसकी मिलिट्री है उसके जैसी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और अब इसकी पोल खुल चुकी है। इजराइल इस वक्त टेंशन में होना चाहिए। नेतन्याहू के लिए टेंशन पहले से थी, है और बरकरार रहेगी। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं जिस पर उसको सामना करना पड़ा है। सबसे पहला मोर्चा इजराइल के अंदर ही यहूदियों का है, जो हज़ारों की तादाद में उसके ख़िलाफ़ इस हमले से पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रातों को बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी और प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी वहाँ पर बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। वो प्रदर्शन इस वक्त भी हो रहे हैं। जो ज्यूज़ हैं इजराइल के, वो वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से प्रदर्शन है। ये जो कई मोर्चे खुले हुए हैं उसमें हमास के साथ अब तक उसको 15 दिन एस्केलेशन में हो गए और 15 दिन में उसके हाथ में कोई किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 7 तारीख को जो हमास के लोगों ने हमला किया था उसमें भी जितने भी लोग आए थे हमास के लड़ाके, वो वहाँ पर हमला किया उन्होंने और बड़ी कामयाबी के साथ जो भी कार्रवाइयाँ करनी थी वो उन्होंने की और करने के बाद सुरक्षित वहाँ से वापस चले गए थे और कुछ शहरों के अंदर उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया था। बहुत सारे जो बंधक बनाए गए थे इजराइल के नागरिक, उनको हमास के लोग अपने साथ ले गए थे। एक भी हमास का कोई भी लड़ाका 7 तारीख को नहीं मारा गया था, यानी वो आते हैं, कार्रवाई करते हैं और बच के निकल जाते हैं बहुत हिफाजत के साथ। अब जो इजराइल की जो सेना है इतनी ताकतवर है और उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वैसे दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। जैसा हम भी अपने मीडिया पर सुनते हैं खबरें, तो उसमें इजराइल एक गॉड पावर है। या तो ऊपर वाले के पास शक्ति है, या अमेरिका के पास है, या इजराइल के पास है, बाकी दुनिया में किसी के पास वैसी ताकत नहीं है। तो वो तो उसका जो एक परसेप्शन बना हुआ था वो तो ब्रेक हो गया, ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। हमास ने जो जिस खूबी के साथ, जिस काबिलियत के साथ इजराइल के ऊपर हमला किया है उसके बारे में कोई बात मीडिया में कभी नहीं हो रही है अभी तक। आगे चल के शायद कुछ लोग बोलें, बात करें। इतना अगर ताकतवर था इजराइल तो इतनी बड़ी कार्रवाई करके वो बच के वापस निकल जाते हैं और अभी 15 दिन के अंदर इजराइल ये पता नहीं लगा सका कि उसके जो बंधक बनाए गए लोग हैं वो कहाँ पर हैं। उसने अपनी 3 लाख सेना गाजा पट्टी पर तैनात की हुई है। टैंक 700 से ज़्यादा बताते हैं वहाँ पर तैनात हैं। हवाई हमले मुस्तकिल जारी हैं। बावजूद इसके हमास के साथ अभी तक उसने सीधे लड़ाई के कोई पहल नहीं की है। जो गाजा में एंट्री की बात हो रही है तो अभी तक इजराइल ने अंदर एंटर होने की कोशिश भी नहीं की है। हाँ, उसने अपनी जो मूवमेंट्स थे वो बढ़ाए और 3 लाख फौजियों को, चूँकि एक डराने का, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि हमारी धमकी से या ये तम जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर हम कर रहे हैं उससे सहम करके कुछ बात बन जाए और चीज़ें हमारे पक्ष में हो जाएं। दूसरे बात हम बताना चाहेंगे, जो अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ था, हमने बताया था वो क्रिश्चियंस के द्वारा चलाए जाने वाला फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है।
उस हॉस्पिटल पे इन्होंने हमला किया, 1300 लोगों को उसमें शहीद किया और पूरा स्टाफ वगैरह और सब बिल्डिंग वगैरह तहस नहस हो गई थी। इजराइल ने बताया कि ये हमला मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया है, ये फ़लस्तीन के ही संगठन की तरफ से हमला हुआ था और उन्हीं की कार्रवाई है। अब आप सोचें, फ़लस्तीन के लोगों के पास, फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी का अभी तक कोई वेपन नहीं है कि एक गोला गिरे और 1300 लोगों को वहाँ पर मौत हो जाए और पूरी बिल्डिंग गिर जाए। ये वेपन्स अमेरिका के पास हैं। अमेरिकी पूर्व एक एक्सपर्ट हैं, सेना के अधिकारी हैं, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा है कि ये JDM वेपन है जो हमले में इस्तेमाल हुआ, अमेरिकी वेपन है वो, और इजराइल के पास है। जिस वक्त कार्रवाई हुई उस वक्त उसके जो विंग्स होते हैं पीछे, उसके थरथराने से जो सीटी की आवाज़ निकलती है वो उसमें सुनाई दे रही है। और हमास के लोगों के पास या फ़लस्तीन के लोगों के पास इस तरह का कोई भी वेपन, मिसाइल, रॉकेट नहीं है जो इतनी कैपेसिटी उसकी हो। तो इजराइल बिल्कुल उसी तरह से झूठ पे झूठ बोल रहा है जैसे कि उनकी आदत है। अब इजराइल फंस चुका एक ट्रैप में। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे इस वक्त, और इसी के लिए ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देखें, उसके इंटरनल बहुत सारे इश्यूज़ हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़, नेतन्याहू की इमेज बहुत बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि ये उसको एक दिन भी पसंद नहीं करते हैं। नेतन्याहू के पास जो हुकूमत है इस वक्त, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। वो गठबंधन की सरकार है, जैसे हमारे भारत देश में गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी। नेतन्याहू ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके बाद हमास के लोगों को निशाना बना करके उसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं बहुत ज़्यादा सिविलियंस की। अभी तक हमास के लोगों के नुकसान नहीं हुए हैं, वो सब बंकर्स में है, नीचे टनल्स में है, ऊपर ये हवाई हमले करते हैं और वहाँ पब्लिक आवाम वो शहीद हो रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 4,500 के करीब शहीद हो चुके हैं लोग, और जिनमें तकरीबन 1500 छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। 13,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं, उसमें से बड़ी तादाद में लोग शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें कितनों को शहादत मिलेगी नहीं मालूम अभी। इजराइल के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। वो बड़ी जंग में अगर जाता है तो फिर इजराइल को आप ये समझ लें, जैसा एक नारा दिया था अरब की तरफ से कि इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, तो बहुत मुमकिन है कि उसके साथ ऐसा हो जाए। अमेरिका परेशान है। अमेरिका को खौफ ये है कि अमेरिका में अगले साल होने चुनाव, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसकी गिनती भी बहुत शानदार वाले जो नामवर झूठे मक्कार किस्म के होते हैं उसमें शामिल होती है। जो बाइडेन के ख़िलाफ़ माहौल बना हुआ था यूक्रेन की जंग को लेकर के, फ़िलहाल यूक्रेन की जंग को लेकर के कोई अपडेट्स नहीं आती हैं, और सोशल मीडिया पर भी ट्विटर, अब जो एक्स है प्लेटफॉर्म ट्विटर, उस पर भी यूक्रेन को लेकर के इक्का दुक्का कोई ट्वीट किसी का नज़र आता है। लोगों ने उसको भुला दिया इस वक्त, और सबका फोकस इस वक्त वो है गाज़ा पर। हमास के साथ अगर ये सीधे जंग में जाते हैं, ज़मीनी कार्रवाई करते हैं, अमेरिका ने इनको हरी झंडी दे दी है कि अब हमास के ख़िलाफ़ ज़मीन से, आसमान से, समंदर से, ज़मीन के नीचे से और कहीं कोई तरीक़ों, सुरंगों में से, नाले में से, पाइप में से घुस करके जैसे भी आप कार्रवाई कर सकते हैं करिए, हमास को ख़त्म कर लीजिए। अब ये अमेरिका हरी झंडी दे चुका है। अब अगर ये ज़मीनी कार्रवाई पर जाते हैं तो हम जो बात कर रहे हैं वो है ट्रिपल एच के ट्रैप में इसराइल और अमेरिका दोनों फंस जाएंगे। फर्स्ट एच है हमास, सेकंड एच है हिजबुल्लाह, थर्ड एच है हूसी बागीज या हूसी लड़ाके। हमास फ़लस्तीन का संगठन है, उनकी अपनी ताकत के बारे में अब तक बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, कितने ताकतवर है, कितने सैनिक हैं।
तो वो इसराइल को इंगेज रखेंगे अंदर, उनके पास कैपेसिटी है, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। और जब उन्होंने हमला किया है तो पूरी तैयारियों के साथ खाने पीने का सामान, जो भी ज़रूरतें की सामान होते हैं, वो सब उनके पास नीचे बंकर्स में, बेसमेंट में, टनल्स में मौजूद होगा। दूसरा है हिजबुल्लाह, ये लेबनान का संगठन है। दुनिया में सबसे बड़ी किसी देश की, किसी संगठन की फौज हिजबुल्लाह के पास है। 2 लाख से ज़्यादा उसके पास सैनिक बताए जाते हैं। अनऑफिशियली हिजबुल्लाह ने कभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स इशारा की हैं कि उसके पास 2 लाख से ज़्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं। मोटार्ड के गोले और जो चीज़ें हैं दूसरी, ड्रोन वगैरह, वो अलग हैं। और अगर हमला होगा, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने कहा था कि 12,000 हमारे 1,20,000 मिसाइल्स तैयार हैं हमले के लिए, तो 15-20 हज़ार मिसाइलों से वहाँ से एक साथ में हमला होगा। दूसरा है हूसी, ये यमन का संगठन है, और इस संगठन ने यमन के अंदर यमन की जंग लड़ी है भी, और वो वहाँ के फाते हैं, यानी विजेता हैं। सऊदी अरब की अगुवाई में, अमेरिका के सहयोग से, इसराइल के सहयोग से, और यूके के सहयोग से, और यूरोप के दूसरे मुल्कों के सहयोग से यमन में एक जंग चल रही थी। एक तरफ बहुत ही कमज़ोर, वो यमन इस वक्त दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक मुल्क है। 7 साल तक सऊदी अरब और उसका अलायंस वहाँ जंग लड़ा, और जाकर के उसको हार हुई सऊदी अरब को के गठबंधन को, जिसमें अमेरिका भी एक पार्टनर है, यूके भी उसमें हिस्सेदार है, और बाकी ओमान वगैरह, कतर, बहरीन, ये जितने मुल्क थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी शामिल थे। एक पाकिस्तान को छोड़ करके मुस्लिम देशों में से काफ़ी देश वो जंग में शामिल थे। हूसीज़ के पास जो कैपेबिलिटी है, उन्होंने सऊदी अरब के अरामको पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, रिफाइनरी है, यमन से ड्रोन बेच करके हमले किए। यूएई के अंदर उसने हमले किए। 2 से लेकर के 2.5 और 3 हज़ार किलोमीटर तक दूर मार करने वाले ड्रोन उसके पास हैं। अब वो ईरान के दिए हुए हैं, रूस के दिए हुए हैं, चीन के दिए हुए हैं, वो एक अलग बात है किसके दिए हुए हैं, लेकिन ये ड्रोन उसके पास हैं। उसी बागियों ने जिस दिन बाइडेन पहुँचे थे इसराइल, उस रात को मिसाइल से हमले किए इसराइल के ऊपर, जिसको अमेरिका की तरफ से खबर थी कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था और वो मार दिए गए थे। जंग में सीधे सीधे अब एंट्री हो चुकी है रूस और चीन की भी। इन 3 एच के अलावा और जो बड़ी ताकतें हैं जिधर से कार्रवाई होगी, वो है अंसारुल्लाह। ये भी यमन का एक संगठन है, अंसारुल्लाह, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ईरान की सब प्रॉक्सी हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूसी, अंसारुल्लाह, ये सब ईरान की प्रॉक्सी हैं। ईरान के पास अपनी जो फ़ौज है वो है ही, उसके अलावा उसने अलग अलग देशों में ये प्रॉक्सी बनाई हुई हैं। अंसारुल्लाह ने और हिजबुल्लाह ने इराक़ में ISIS को हराया, सीरिया में ISIS को हराया, और यमन की जंग उन्होंने जीती है। इराक़ से तो बिल्कुल पूरी तरह सफाया कर दिया है तकरीबन ISIS का। सीरिया में पूरी तरह सफाया कर चुके वो। अब सीरिया में ISIS के लड़ाके नाम मात्र के बचे होंगे। 3-4 जो ये संगठन है, वो एक साथ ही एक ही वक्त में हज़ारों की तादाद में, ये 30,000 से ज़्यादा रॉकेट्स, मिसाइल आप मान के चलिए, मुमकिन है, हो सकता है वो 1-2 लाख में भी पहुंच जाएं, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो भी हमला होगा वो भरपूर होगा, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ होगा, ताकि वो पलटवार करने की पोजीशन में भी न रहे। अब अमेरिका के जो फ्लीट पहुंचे हुए हैं मेडिटेरियन सी में, और यूके के, उस पर रूस ने भी एक्शन ले लिया है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कह दिया है ऑन रिकॉर्ड मीडिया में, चाइना के अंदर जब वो विजिट पर थे, कि हम इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बयान हैं उनके। हम मेडिटेरियन सी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी बात करते हैं।
पुतिन ने बोला कि हमने अपने MiG 35 1000 किलोमीटर तक की मार करने वाले मिसाइल्स के साथ काला सागर यानी ब्लैक सी में डिप्लॉय किए हैं और जो निगरानी करेंगे समंदर की और अमेरिकी मूवमेंट पर नज़र रखेंगे। अगर अमेरिका किसी भी तरह से कोई एक्शन करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पुतिन ने ये कदम उठाया है। इस जंग में जो इस वक्त चल रही है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन ने 2018-19 से ही अरब के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। चीन की क्लोजनेस इमरान खान से ज़्यादा थी। इमरान खान को और इस्तेमाल किया पहले तुर्की के लिए। चीन ने इमरान खान के ज़रिए तुर्की से ताल्लुकात अपने बहुत अच्छे किए। फिर तुर्की और इमरान खान यानी तैयब अर्दगान और इमरान खान को इस्तेमाल किया सऊदी अरब और चीन के रिश्ते बेहतर कराने में। उनके दरमियान जो भी कोई मामला थे बिगड़े हुए, उनको हमवार करने में, और ये इसमें कामयाबी मिली। ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि सऊदी अरब और ईरान आज एक सुर में एक बात बोल रहे हैं हर जगह से। ईरान से अमेरिका या इसराइल लड़ने की पोजीशन में नहीं है। वो कोशिश करें कि ईरान शुरुआत करे, तो ईरान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होगी डायरेक्टली। उसको अपनी सेना से कोई कार्रवाई करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्रवाई करेंगे ईरान के प्रॉक्सीज, और जब ये जंग थोड़ा सा बढ़ेगी आगे को, ईरान की एंट्री तब होगी। उससे पहले अरब के कई देश, इजिप्ट, जॉर्डन और कतर, UAE और सऊदी अरब एक्शन में आ चुके होंगे। क्योंकि ईरान ने जो बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले किया है, उसने कहा है कि ये मुस्लिम देशों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और मुस्लिम देश इस पर आंख बंद करके नहीं बैठे रहेंगे। अब ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर कि वो जंग में आगे जाना चाहेंगे या रोकना चाहेंगे। अमेरिका भी अंदर से हिला हुआ है, टूटा हुआ है। वो भी बहुत कमज़ोर है। जैसे ताकतवर नज़र आती हैं वैसे है नहीं, या बताया जाता है वैसे होते नहीं हैं। असल ताकतवर है इस वक्त चीन और रूस, और दुनिया इस वक्त पर रूल कर रहे हैं वो एक तरह से। हिजबुल्लाह के साथ में, हमास के साथ में, अंसारुल्लाह के साथ में, हुसीस के साथ में, उनके पीछे खड़ा हुआ है ईरान। और ईरान के पीछे खड़े हुए तीन बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर्स, जिसमें चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया है। और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो सब उसके साथ में है। तालिबान, अफ़गानिस्तान साथ में है। मध्य एशिया के जो देश हैं, सेंट्रल एशिया के, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे मुल्क उसके साथ में हैं। तो अगर जंग बढ़ती है, इम्कानात बहुत ज़्यादा जंग बढ़ने के हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट आज हुए उससे थोड़ा पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि शायद ये ज़्यादा आगे न बढ़े। हाँ, बस तनातनी बनी रहेगी और चंद दिनों के अंदर कुछ नेगोशिएशंस वगैरह होंगे और बंधकों की रिहाई के साथ ही ये चीज़ें ठंडी की जाएंगी। आज 2 बंधकों को रिहा किया है गाज़ा में। दोनों अमेरिकी बंधक थे, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को हमास ने रिहा किया है। बाकी अभी उनकी कस्टडी में इसराइल के बहुत सारे जो कस्टडी में तकरीबन 550। अभी ये नंबर्स इसराइल ने भी नहीं बताएं और ना हमास ने बताया कि हमारे पास कितने बंधक हैं। आगे चल के जब कुछ होगा तो जानकारी मिलेगी। हमें जो जानकारी है वो 550 के लगभग की है। उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, साथ ही इजराइल के सैनिक हैं, बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर हैं, उसमें कर्नल्स हैं और सेना के ऊंची रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। इतना ताकतवर, बहादुर इजराइल, जिसको कहते हैं फेफड़े फुला देना, सांस फुला देना किसी की, तो इस वक्त उसकी वैसी हालत हो गई है।
हैरानी की बात ये, भारत के जो मीडिया है उसको कम से कम देखना चाहिए, सोचना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि इजराइल को अमेरिका से हथियार मांगने पड़ रहे हैं, यूके से हथियार मांग रहे हो कि हमको हथियार दीजिए ज़रूरत के लिए। अभी तो जंग कहाँ हुई है वहाँ, हमास की तरफ से तो कोई जंग शुरू हुई नहीं है, हमला हुआ था। हमले के बाद वो उन्होंने कोई इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं की हैं। उनके पास जो लोकल वेपन्स हैं, जो लोकल रॉकेट और मिसाइल हैं, उनसे हमले हो रहे हैं। और इसराइल के कई सारे शहरों में लास्ट नाइट एस्कलॉन शहर में मिसाइल से हमले हुए। और जो उनका आयरन डोम है वो कल रात को भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तेल अवीव में हमले होते हैं इसी तरह से, और कई सारे शहरों में हमले होते हैं। तो जो 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 पोल खुली है इजराइल की, जो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इंसल्ट हुई है, उसकी भरपाई में ये लगे हुए हैं। जो बड़े भारी भरकम बयान आते हैं और जो मूवमेंट सेना का कराया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सारे हमास को ख़त्म कर देंगे। अब ये पॉसिबल है कि हमास को ख़त्म कर देंगे? लगता तो नहीं। वो टनल्स के रास्ते मूव कर जाएंगे दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में। लेबनान की जो आर्मी है अभी उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो एक्शन के मोड में बैठी हुई है, वो तैयार, उसने अपनी जंग की तैयारियां कर रखी है, अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट डाले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को भी इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। बीते दिन 3 जगहों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए, 3 चौकियों पर। 7 सैनिक इसराइल के उसमें मारे गए हैं। उसका वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से सोशल मीडिया पर एक्स पर डाला गया था, शेयर किया था। हमास की तरफ से ड्रोन हमला करके जो उनका मोरकाबा टैंक है इसराइल का, उसको डिस्ट्रॉय करने का वीडियो हमास की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त, उसका जो गब्बर सिंह कहता था कि वो हाल करके छोड़ूंगा जो दुनिया थूकेगी तुझ पर, तो आज हमास के हमले के बाद इजराइल और नेतन्याहू बिल्कुल जिसका किसी के साथ कोई कुकर्म हो जाता है उस महिला की तरह है। इतनी इनकी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन अकड़ भी नहीं निकली है। झूठों का ऐसा ही होता है, आप दूसरों का माल हड़प लें, दूसरों की चीज़ें गबन कर दें, अपना बताएं, उनको छीन लें ज़बरदस्ती। वहाँ की अदालत ने, इसराइल की अदालत ने, जो आबादियाँ जिन घरों में रहते थे फ़लस्तीनी, उनको अवैध कॉलोनी घोषित करके हुक्म दे दिया कि इजराइलियों को, यहूदियों को इसमें आबाद करें। अब अदालतें इन कामों के लिए कि सब बरी हो गए। लाखों लोग दिन के उजाले में देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक इमारत 450 साल पुरानी, उसको लाखों की संख्या में मौजूद लोग वो ढहा देते हैं, शहीद कर देते हैं, सब बरी हो जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।